पहला निर्णय है कि पिछली बैक डेट से 1 जनवरी 2020 से और अगले एक साल तक किसी पेंशनर और किसी सरकारी कर्मचारी जिनकी कुल संख्या 111 लाख है, 1,11,00,000, उनको ना महंगाई भत्ता मिलेगा और ना महंगाई से राहत। दूसरा, जो एरियर्स 1 जनवरी 2020 से 30 जुलाई 2020 तक के मिलने वाले थे, मोदी जी ने उनको भी काटकर वापस ले लिया है। और तीसरा, 1 जनवरी 2020 से अब 30 जून 2021 तक के कोई एरियर्स महंगाई भत्ता या महंगाई राहत के नहीं मिलेंगे। मोदी जी याद करिए, मार्च में ही आपने वाहवाही लूटी थी जब आपने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4% बढ़ाकर 21% कर दी थी। जुलाई 2020 के अंदर ये फिर ड्यू है, यानी इसे दोबारा बढ़ना है, परंतु भारत सरकार ने मार्च में बढ़ाया गया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जिसकी आज तक पेमेंट नहीं हुई थी, उसे भी खत्म कर दिया। जुलाई 2020 में मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को भी खत्म कर दिया और आगे मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को भी खत्म कर दिया। 111 लाख कर्मचारियों के पेट पर लात मारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या इससे देश को यह संदेश नहीं जाएगा कि केंद्र सरकार के पास अब कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा भी नहीं बचा? अगर तनख्वाह का पैसा नहीं है तो कोरोना वायरस से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? और अगर पैसा है तो इसे काट कर मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं, भाजपा सरकार क्या साबित करना चाहती है? हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार के अमानवीय, असंवेदनशील व निर्दयी निर्णयों को फौरन वापस लिया जाए। धन्यवाद सर। जैनेंद्र, क्या आप सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, थैंक यू सर। सर, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और सीडब्ल्यूसी में भी बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि ऐसे माहौल में वो नफरत की राजनीति कर रही है, नफरत का वायरस फैला रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, कौन सी घटना से जुड़े हुए बयान पर आप लोग इस नतीजे तक पहुंचे हैं? क्या पालघर हिंसा के बाद बीजेपी नेताओं के बयानों पर ये प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस प्रेसिडेंट की? आदरणीय मित्र, आप उस समय जुड़े नहीं थे, मैंने इस सवाल का जवाब दिया, फिर भी मैं दोबारा दोहराता हूं। पालघर में जो 2 संतों की हत्या हुई, हमने देखा कि किस प्रकार से श्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता, और किस प्रकार से पूरी भाजपा वो एक स्वर में इसको धार्मिक उन्माद अपने चाटुकार पत्रकारों के साथ मिलकर साबित करने में लगी है। पालघर हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सामने आकर, गृह मंत्री ने सामने आकर सारे तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखे कि पालघर में हमारे आदिवासी भाई हैं, और जब ये 2 साधु, एक गांव है जिसका नाम है गढ़चिंचली, जो दादर नगर हवेली और गुजरात के बॉर्डर पर है, वहां पर आदिवासियों और इनके बीच में हिंसा हुई किसी प्रकार के संशय को लेकर, जिसमें ये सारी वारदात हुई। महाराष्ट्र की सरकार ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया और डायरेक्टर जनरल पुलिस लेवल के एक अधिकारी को इस पूरी जांच के लिए निर्धारित किया। आज महाराष्ट्र की कांग्रेस की इकाई ने कुछ जो आरोपित लोग हैं जिन्होंने ये तथाकथित वाकया किया है, उनके भाजपा से संबंधों का खुलासा भी किया है कि वो किस प्रकार से भाजपा के पदाधिकारी हैं। इन सब तथ्यों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को मजहबी रंग देने के अंदर लगी हुई है। क्या ये साबित नहीं करता कि जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कम्युनल वायरस जो है वो इस देश में फैलाना चाहती है अपने चाटुकार पत्रकारों और चाटुकार कुछ टेलीविजन चैनल्स की पीठ के पीछे छुपकर।
यही काम कुछ दिन पहले भी किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जवाब दिया कि क्या उनका तबलीगी जमात से कोई संबंध है? क्या भाजपा ने आपके चैनल और आप पत्रकार मित्रों को यह बताया कि निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के इकट्ठा होने और कार्यक्रम करने को भारत सरकार के गृह मंत्रालय, जिसके मुखिया अमित शाह जी हैं, उन्होंने इजाजत क्यों दी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक आपको यह बताया कि तबलीगी जमात का वो कार्यालय और निजामुद्दीन का थाना लगभग एक दूसरे के साथ सटे हैं? फिर भी भारत सरकार को इस कार्यक्रम की भनक क्यों नहीं हुई? क्या भारत सरकार और भाजपा ने आपको यह बताया कि अगर कांग्रेस के कोalition वाली महाराष्ट्र सरकार तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम को खारिज कर सकती थी, उनकी अनुमति को वापस ले सकती थी, तो फिर अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या भाजपा और भारत सरकार ने आपको यह बताया कि वो सब लोग जो विदेश से आए थे तबलीगी जमात के, उनको विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और भाजपा सरकार ने हिंदुस्तान आने की अनुमति क्यों दी और उनका संपूर्ण टेस्ट क्यों नहीं करवाया? क्या भाजपा और भारत सरकार ने आपको यह बताया कि अमित शाह जी ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल जी को रात के 2 बजे तबलीगी जमात के कार्यालय निजामुद्दीन दिल्ली में क्यों भेजा था? क्या भारत सरकार और भाजपा ने आपको यह बताया कि उसके बाद अगले दिन ही वहां जिस व्यक्ति का नाम मौलाना साहब है, साहब नहीं, वो उसके बाद से फरार क्यों है और उसका अता पता कहां है? इन सब बातों से क्या यह साबित नहीं होता कि एक तरफ देश मिलकर कोरोना वायरस से लड़ रहा है, पर दूसरी तरफ कुछ ताकतें जिनका सरकार से भी प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध हो सकता है, वो कोरोना वायरस को कम्युनल वायरस में बदलने में लगे हैं। हमने केवल इसलिए देश को आगाह किया है कि आइए कम्युनल वायरस को त्यागिए और कोरोना वायरस को हराइए। हम हर प्रकार के वायरस को जब हराएंगे तभी भारतवर्ष के तौर पर मजबूत बनकर सामने उभरेंगे। धन्यवाद। अगला सवाल सामिया फ्रॉम टाइम्स नाउ। सामिया, गो अहेड। Sir, I have to ask you, because this statement did resonate, BJP spreading communal tirade, both in the opening statement of Sonia Gandhi and in the CWC statement. The BJP, Mr. Prakash Javadekar has reacted to it by saying that it's the other way around. Congress party needs to rise above petty politics and come united with the government in this hour of crisis. My second question to you is about the consultative committee, sir. Mr. Jairam Ramesh had said that they are going to write a recommendation from the consultative committee and submit it to the Prime Minister. Has there been any other meeting also for that matter about the consultative committee, and was that discussed in the CWC as well? Firstly, Shri Javadekar should be ashamed of himself that he, as also his BJP president and the Prime Minister, have not come forward till today and have actually maintained a conspiratorial silence on the ugly sleaze as also filth that was being dished out by way of television journalism. We expect the Prime Minister to rise above political partisanship and completely reject it. And why does the minister have nothing to say about it? Secondly, is it not correct that the Palghar violence, in which 2 of our saints lost their lives, is being given a communal shape, and multiple allegations have been leveled, not only by the former Chief Minister of Maharashtra, but by BJP spokespersons of all shades. The Maharashtra Chief Minister, Shri Uddhav Thackeray himself came forward and held a press conference explaining the facts. Palghar violence took place and the consequent murders took place. All the accused, as pointed out by Shri K.C. Venugopal, are tribals. Post Palghar violence, which took place in a village called Gad Chinchali near the Dadar Nagar Haveli and Gujarat border, 110 people were arrested, all of them being tribals, none of them being a person of the Muslim minority community.
then how is it a communal polarization or communal violence at all? That's my simple question. An officer of the rank of Director General of Police was assigned the task of investigation and arrest affected. Today, the Congress Party's unit of Maharashtra has held a press conference and has reportedly put out some evidence of the links of the so-called accused with the Bharatiya Janata Party. When there is no Hindu-Muslim angle, then how can any violence be termed as communal violence? Secondly, and the more importantly, once the Chief Minister has come forward and has placed all the facts in public domain, the entire set of allegations and the ugly filth that was being put out by way of television journalism is nothing but reprehensible and condemnable. And we condemn it in the strongest possible terms. We also urge upon every independent journalist to come forward and to condemn such obnoxious as also insulting conduct by a person who claims to be a television anchor. Thank you. अगला सवाल Sir, फिर सहारा से प्रीति So है. my second part about consultative committee Yes, recommendation, I'm has sorry. that been submitted? Yeah. Regarding your second question, the consultative committee's job is only to deliberate and present its recommendations or suggestions for consideration of the Congress President. It is part of the internal mechanism of the committee. Any suggestions or recommendations that we will have shall be presented to the Congress President. Thank you. NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।